एवरीवन, वेलकम टू ऑल। तो DFCCIL के एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन चल रही थी, आज हम उसका नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे और इसमें एक अगला क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो इन पेपर्स को हम देखेंगे, साथ ही साथ इनके जो ऑप्शंस हैं उनका क्लियर डेफिनेशन देखेंगे, वन बाय वन सभी चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए। तो जल्दी से जुड़ जाइए सभी लोग, शुरू करते हैं आज का ये धमाकेदार सेशन, जिसमें आज के 25 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। जो जनरल नॉलेज का सीरीज़ चल रहा है, जिसमें 24 क्वेश्चंस कुल आने हैं आपके DFCCIL एग्जामिनेशन में। तो इसके लिए आपको बिल्कुल कमर कस लेनी है, प्रिपरेशन जम के करनी है, धमाकेदार। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और क्या है ये फर्स्ट क्वेश्चन कि तापगतिकी का प्रथम नियम सामान्यता जो है किससे संबंध मामला है। चार्ल्स का नियम है, न्यूटन के शीतलन का नियम है, ऊष्मा विनिमय का नियम है, या ऊर्जा संरक्षण का नियम है। तो इसमें तापगतिकी क्या होता है एग्जैक्टली पहले उसे समझ लें। तो तापगतिकी जिसे हम लोग हीट ट्रांसफ़र बोलते हैं, तो हीट ट्रांसफ़र का एग्जैक्टली जो लॉ है वो जनरली किसका लॉ है। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये लॉ जो है रिलेटेड टू है ये एक एनर्जी कंजर्वेशन से, यानी ऊर्जा संरक्षण जिसे कहा जाता है उससे संबंधित है। इस रूल के अकॉर्डिंग ये है कि जब किसी सिस्टम में कोई अगर मान लीजिए यूनिट है, उस यूनिट में अगर मान लो वो ऐसा यूनिट है जो कोई भी वर्क करने में कैपेबल है, कोई वर्क करता है, कोई यूनिट एक मशीन है छोटी सी उसमें, तो वो जितनी भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, जितनी भी हीट को एब्जॉर्ब करेगा, उस एनर्जी को जितना वो एब्जॉर्ब करने वाला है, तो उसके बाहर का जो एक प्रेशर बन रहा है, उस प्रेशर के अगेंस्ट उसे जितना काम करना पड़ता है, तो अंदर बनने वाली जो एनर्जी है, यानी उसके अंदर जो उसने हीट को अब्जॉर्ब किया है, तो वो इंटरनल जो एनर्जी होगी बाहर पड़ने वाले हीट के, दोनों इन सब चीज़ों के इक्वल हो जाएगा, बराबर। मतलब बाहर से जो एक प्रेशर पड़ रहा है और अंदर से जो हीट पड़ रही है, इन दोनों की जो एनर्जी है वो इक्वल हो जाएगी, दोनों ही जो है इंटरनल एनर्जी और बाहर की एनर्जी। तब इसको हम लोग बोलते हैं इस समय तापगतिकी का नियम, या फिर ऊष्मागतिकी का नियम, जिसे हीट ट्रांसफ़र बोलते हैं। एग्जैक्टली नियम क्या होता है, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। इसे क्लास 10th में पढ़ा होगा सभी ने। तो डेल्टा क्यू हम किसे बोलते थे कि किसी यूनिट में जो है अब्जॉर्व करने की जो कैपेसिटी होती है किसी भी हीट को, वो डेल्टा क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी क्यू से। इसके अलावा डेल्टा यू क्या होता है कि जब उस यूनिट के अंदर जो है इंटरनल एनर्जी में उसकी जो इंटरनल एनर्जी होती है हीटिंग, वो इंक्रीज़ हो रही होती है, तो उसे डेल्टा यू से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और प्लस डेल्टा डब्ल्यू जो इसमें लिखते हैं, तो ये जो भी यूनिट होता है, सिस्टम होता है, उसके द्वारा जो भी एक वर्क किया जाता है उसको यहाँ पे रखते हैं, उसमें जो चेंजेस होते हैं जितना उसे वर्क करना होता है। तो इस फार्मूला से हम लोग निकालते हैं कि हीट ट्रांसफ़र कितना हुआ। तो एग्जैक्टली इस क्वेश्चन में क्या है कि ये एक एनर्जी के कंजर्वेशन का लॉ है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। तो इस तरह से हमें चीज़ों को समझना है डिटेल में, ताकि इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसे कर पाएँ। अब इतना मैं जो डिटेल बता रहा हूँ आपको, पूरी थ्योरी बता रहा हूँ, उसका बिहाइंड रीज़न क्या है, उसके बिहाइंड सीधे सीधे रीज़न ये समझ लीजिए कि इन केस ऑफ कि अगर वो आपका एग्जाम में कुछ और भी पूछ लेता है, घुमा फिरा के, एग्जामिनर क्या करता है कि इस चीज़ को बहुत ज़्यादा लेंदी कर देता है, लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा कर देता है, तो उसी में हम लोग उलझ जाते हैं आंसर करने में। तो हमें ये चीज़ समझनी है कि अगर वो आंसर को किसी भी तरह मोल्ड कर दे, क्वेश्चन पूछने का तरीका किसी भी तरह कर दे, तो हमें एग्जैक्टली उसका जो एक पॉइंट ऑफ कॉन्सेप्ट है वो समझ में आना चाहिए, उससे हम इसको आंसर कर पाएंगे। तो अगर कभी हमसे ये रूल पूछ लेता है, तो डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ये भी हम इसे बता सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं। तो आप ब्लैक कपड़े देखिए कुछ लोग पहनते हैं, तो जो ब्लैक कपड़े पहनते हैं और वाइट कपड़े, तो गर्मियों में कहा जाता है ना कि ब्लैक कपड़े मत पहनो और उसकी जगह वाइट पहना करो तो गर्मी कम लगेगी। तो ऐसा क्यों कहा जाता है, ऐसा भाई कोई कारण होगा उसके पीछे, तो इसीलिए कहा जाता है। तो साइंस उसके पीछे है एक, और वो साइंस क्या है कि कंपैरिजन इसलिए होता है कि कहा जाता है कि जो ब्लैक कलर के कपड़े होते हैं गर्मियों में इसलिए नहीं पहनना चाहिए क्योंकि वो गर्म करते हैं शरीर को, यानी कि वो शरीर में गर्मी उत्पन्न करेंगे, और जो वाइट कलर के कपड़े होते हैं वो थोड़ा सा ठंडे होते हैं, कोल्ड फील कराएंगे। तो ऐसा कारण क्या है, इसके पीछे साइंटिफिक एक रीज़न क्या है, उस चीज़ों को भी तो पता होना चाहिए कि साइंटिफिक अगर कोई रीज़न पूछे तो एग्जैक्टली क्या है। तो होता यह है कि जो वाइट कलर के कपड़े होते हैं, वाइट कलर के जो कपड़े होते हैं, वो जो रोशनी आ रही होती है उसमें जो हीट होती है रोशनी के अंदर, यानी जैसे धूप की रोशनी पड़ी, तो धूप की रोशनी में जो हीट मौजूद होती है उसको वो जो है रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी परावर्तित कर देता है, बाहर की तरफ भेज देता है। जबकि ब्लैक कलर का कपड़ा क्या करता है कि उसको जो है अब्जॉर्व करने लगता है, यानी जो हीट उसके अंदर होती है उसको अब्जॉर्व करने लगता है। तो भाई जाहिर सी बात है कि आपने मान लो शर्ट पहन रखी है और बाहर से धूप पड़ी, और जब धूप पड़ रही है तो उसमें जो हीट है वो अब्जॉर्व कर रहा है अगर ब्लैक कलर का कपड़ा, तो आपके स्किन से टच होने के बाद में वो गर्मी को अंदर की तरफ ही तो भेजेगा, बढ़ा देगा। तो इसलिए कहा जाता है कि ब्लैक कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। रीज़न यही है कि ब्लैक कलर का जो कपड़ा होता है वो
जो एनर्जी को, जो हीट होती है उसको जो है अब्जॉर्व करता है, अवशोषित जिसे हिंदी में कहा जाएगा, और जो वाइट कलर का कपड़ा होता है उसे वो रिफ्लेक्ट करता है, परावर्तित। तो इस चीज़ की वजह से ऐसा होता है, तो रीज़न यही होता है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है काले वस्त्र के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं। तो श्वेत वस्त्र क्यों शीतल होते हैं, हमें ये कारण बताना है। तो श्वेत वस्त्र इसलिए शीतल होते हैं क्योंकि उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है, यानी जो रोशनी पहुंचती है, उसे वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो देखिए एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज भी पढ़नी है। लैंग्वेज एग्जैक्टली क्या कह रहा है, वो एग्जैक्टली ये बस पूछ रहा है कि वाइट कलर के जो कपड़े होते हैं वो ठंडे क्यों फील होते हैं। तो हमें सिर्फ एक कारण बताना है कि वाइट कलर के कपड़े ठंडे क्यों होते हैं। वो रिफ्लेक्ट करते हैं एनर्जी को, हीट को, इस वजह से ठंडे होते हैं। तो ये ऑप्शन हम इस तरह से पिक करेंगे, ऑप्शन बी इसके लिए सही होगा। अब यहाँ पे देखो एक कहा गया प्रकाश का भेदन नहीं होने देते, तो ऐसा कोई चीज़ नहीं होता है। वो ऐसा नहीं होता है कि सामने वाली चीज़ को जो है एकदम पार नहीं होने देंगे, एकदम रोक लेंगे, वो ढाल का काम नहीं करते, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये भी चीज़ कहा गया कि सूर्य के प्रकाश को पूर्णतः शीतल कर देते हैं। तो वो जो हीट आ रही है उसको ठंडा नहीं करता है, हीट तो अपनी जगह है, उसको ठंडा करने का काम नहीं करता, उसके अंदर कोई मशीनरी नहीं लगी हुई है। बस ये करता है कि उसको रिफ्लेक्ट करता है, मतलब आने नहीं देता उसके अंदर, बस इतना काम करता है। तो ये चीज़ है, इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग इसमें पिक करेंगे और ऑप्शन बी इसके लिए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट एकदम पिक कर लीजिए, लिख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि ये क्वेश्चन आपको यूपी SSC पेट होने वाला 24 को, जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें भी जनरल नॉलेज आना है आपका। और यूपी SSC पेट का सिलेबस बहुत वास्ट है, सबने देखा होगा। और उसकी जो कंटिन्यूसली चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें SSC से रिलेट हैं, जो भी सब्जेक्ट है पैरेलल उसी के चल रहा है। और जो DFCCIL है इसमें इंडियन हिस्ट्री और जनरल नॉलेज, ये दो पोर्शन, और उसके अलावा जनरल अवेयरनेस, ये कुछ पोर्शन हैं जो सिमिलर हैं, यानी उससे मिलते जुलते हैं। तो इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, SSC में भी पूछा जाता है, यूपी SSC में भी। तो इस क्वेश्चन को समझ लें। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है, यानी अर्थ जो है वो क्या है। जो हीट होती है उसका एक रिफ्लेक्टर है, बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर, ऊष्मा की अच्छी परावर्तक है, या फिर जो हीट है उसका गैर अवशोषक है, यानी कि ये उसको रिफ्लेक्ट नहीं करता बट इसको अब्जॉर्ब भी नहीं करता, ऐसा कुछ है। या इसके अलावा कहा जा रहा है कि ऊष्मा की अच्छी अवशोषक और अच्छी विकिरक है, यानी कि ये इसको रेडिएट करता है या फिर इसको अब्जॉर्ब करता है, ऐसा कुछ है। तो इनमें से कौन सी चीज़ पूछी जा रही है, या फिर ये अवशोषक है और ख़राब विकिरक है, तो इनमें से कौन सा कारण है। तो हमें समझना है कि पृथ्वी में किस प्रकार के फंक्शंस होते हैं। जब पृथ्वी पे देखिए धूप पड़ती है, एक चीज़ समझिए सीधे सीधे, पृथ्वी पर जब धूप पड़ती है तो पृथ्वी जो है कभी भी नॉर्मली गर्म नहीं होती है। कभी आपने नोटिस किया होगा कि आप कहीं पे खड़े हों और कहीं पास में थोड़ा सा घास का मैदान हो, पार्क हो, आप देखो कि थोड़ा सा जहाँ पे आप खड़े हो वहाँ पे अगर फर्श है या मान लीजिए कि रोड है, सड़क है, वहाँ पे आप खड़े हो तो जब धूप पड़ती है तो वो जगह जो है गर्म होने लगती है, भयंकर हीट करने लगता है, उसमें रिफ्लेक्शन शुरू हो जाता है, गर्मी वहाँ और ज़्यादा बढ़ जाती है। बट आप कभी खुले एरिया में जाओ जहाँ पे खेत हो, थोड़ा सा घास का मैदान हो, या फिर जो इस टाइप से फसल वसल वाला एरिया हो, तो वहाँ क्या होता है कि वहाँ पे ज़मीनें जो घास वास वाली होती हैं तो वो हीट वहाँ पे ज़्यादा नहीं बढ़ती। तो उसका पीछे क्या कारण होता है, कारण ये होता है कि जो धूप पड़ रही होती है एग्जैक्टली जो ज़मीन है उसको जो है अपने आप में अंदर अब्जॉर्व नहीं करती है। पहली चीज़, दोनों चीज़ समझना जरा ध्यान से। पहला कि वो अब्जॉर्व नहीं करती, अब्जॉर्व का मतलब क्या है कि ज़मीन में जाकर वो मिट्टी को भयंकर गर्म नहीं कर देती। अगर ऐसा होता तो मिट्टी जो है एकदम से आग उगलने लगे, बहुत ज़्यादा वहाँ पे एकदम से धुआं धुआं होने लगे, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक। दूसरा, वो ना ही उसको जो है रिफ्लेक्ट भी करती है, मतलब इस तरीके से रिफ्लेक्ट करना कि उसमें से जैसे मान लीजिए कि धूप उसने ली और धूप को उसके बाद रेडिएट नहीं करती, मतलब वापस से उत्सर्जन भी नहीं करती धूप का या गर्मी का। तो इस वजह से ये होता है पृथ्वी पे जो मिट्टी वाला एरिया होता है वहाँ पे ना तो बहुत गर्मी होती ना तो बहुत ठंडी होती, दोनों एक प्रोसेस बराबर में रहते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि पृथ्वी जो है वो एक खराब अवशोषक है, यानी वो अब्जॉर्ब भी नहीं करता है, और उसके अलावा खराब विकिरक है, मतलब वो उसको रेडिएट भी नहीं करता, दोनों चीज़ें होती हैं। तो इसमें इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन डी जो है वो सही होगा। तो जब भी अर्थ के रिस्पेक्ट में पूछा जाएगा तो हमें ये चीज़ याद रखनी है कि पृथ्वी या तो खराब जो है अवशोषक है और साथ में खराब विकिरक भी है। तो दोनों पॉइंट हमें इसमें ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृष्णिका विकिरण उच्चतम अवस्था पर पहुंचने पर तरंगदैर्घ्य कैसा होता है। तो देखिए जो लोग हिंदी मीडियम से हैं बेसिकली क्या होता है कि उनके लिए कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा कभी कभी ये क्रिएट हो जाता है कि कृष्णिका किसे कहते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझनी है यहाँ पे कि वर्ड पर्टिकुलर आपको इंग्लिश में क्या कहा जाता है,
किस चीज़ को बोलते हैं, यहाँ पे ये पता भी होना चाहिए। और फिर उसके बाद तरंगदैर्ध्य भी पूछा जा रहा, तो ये क्या किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, तो एग्जैक्टली इसकी लैंग्वेज जो है वो टफ हो जाती है, जिसकी वजह से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस जो हैं स्किप हो जाते हैं। तो अगर आप इसका लैंग्वेज को बार बार क्वेश्चन को देखेंगे तो लैंग्वेज जो है यूज टू हो जाएगा और धीरे धीरे इसके आंसर आसानी से कर पाएंगे। तो इस चीज़ को समझे कि कृष्णिका को हम लोग इंग्लिश में ब्लैक बॉडी कहते हैं। आप ऐसे समझ लो कि काला कोई प्रोडक्ट या काले रंग का कोई पदार्थ है, इस तरह से। तो वो जो होता है उसकी विकिरण होती है, जो रेडिएशन होता है उसका, वो रेडिएशन हाई लेवल पर, उच्चतम अवस्था पे पहुंचने पर उसे जो होता है तरंग दैर्ध्य उसका कैसा होता है, यानी कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो किस तरह से हो जाती है, वो कैसा होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि तापमान बढ़ने पर बढ़ता है, या फिर उसका टेम्परेचर अगर मान लीजिए बढ़ाएं तो क्या वो घट जाएगा, उसका जो एक लैम्डा होगा यानी तरंग दैर्ध्य, उसका रेडिएशन वो एग्जैक्टली किस तरीके का होगा, तो उसकी फ्रीक्वेंसी किस तरीके से होने वाली है, जो ब्लैक बॉडी होगा उसका विकिरण यानी कि रेडिएशन किस तरह से होगा, घटेगा कि बढ़ेगा, या सभी टेम्परेचर पर वो एक जैसा रहेगा, या फिर जब हम उसके टेम्परेचर चेंज करेंगे तो किसी भी एक निश्चित पर नहीं चलेगा, मतलब उसका कन्फर्म नहीं है कि क्या होने वाला है। तो ये चीज़ ज़रा समझें कि क्या होता है कि जब हम किसी भी ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर जो है बढ़ाते हैं तो उसमें जो रेडिएशन हो रहा होता है वो रेडिएशन जो है हाई लेवल पर पहुंच जाता है। लेकिन जब उसमें रेडिएशन हाई लेवल पहुंच जाता है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो लो लेवल पे होती है। ये लॉ है, ये याद रखना है। तरंग दैर्ध्य जिसे बोल रहे हैं, तो तरंग दैर्ध्य जो है वो कम हो जाता है और उसका जो एक रेडिएशन है, विकिरण जिसे बोल रहे हैं, वो हाई पे पहुंचता है। तो इसमें जब टेम्परेचर जो है कम किया जाएगा तो ये फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो यही चीज़ यहाँ पे समझनी है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो उसका जो तरंग दैर्ध्य है वो कम हो जाता है। तो ये यहाँ पे ऑप्शन ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक बार जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले हमारे वीडियोस आपको टाइमली मिलते रहें। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दो कोई भी मान लीजिए सिस्टम है, यूनिट, उनके बीच में जो एक हीट ट्रांसफ़र होता है उस किस डायरेक्शन पर वो डिपेंड करता है, एग्जैक्टली किस डायरेक्शन पे होता है, किस चीज़ पे निर्भर करता है वो। तो उनकी जो विशिष्ट ऊष्मा है उस पर निर्भर करता है, उनकी जो गुप्त ऊष्मा है, हिडन एनर्जी, उस पर निर्भर करता है, या उनके अपने अपने टेम्परेचर पर, तापमान पर निर्भर करता है, या ऊष्मा में उनकी अपनी अपनी मात्रा जो होती है उस पर निर्भर करता है। तो एग्जैक्टली कौन सा कारण है, तो समझ लीजिए इस चीज़ को ऐसे कि जब कोई दो यूनिट होते हैं, उन दो यूनिट, मान लीजिए एक कोई यहाँ पे यूनिट है, एक इस तरह से है, तो दोनों यूनिट के बीच में जब हीट ट्रांसफ़र हो रहा होता है तो उसमें जो होता है टेम्परेचर का डिफरेंट होता है, दोनों में जो होते हैं टेम्परेचर डिफरेंट होते हैं। अब भाई अगर मान लीजिए कोई एक ठंडी चीज़ है, कोई दूसरी गर्म चीज़ है, तो गर्म वाले से ठंडे की तरफ जब कोई चीज़ आ रही होगी, टेम्परेचर हीट हो रहा होगा, तो ये ठंडा वाला भी तो जो है अब कहीं ना कहीं निकल रहा होगा। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी में हम लोगों ने पढ़ रखा ना कि एनर्जी कांट बी क्रिएटेड, कांट बी डिस्ट्रॉयड, ना तो उसे नष्ट कर सकते हैं हम लोग और ना ही उसे जनरेट कर सकते हैं। केवल क्या होता है, उसको हम किसी भी टाइप में चेंज कर सकते हैं, एक टाइप से दूसरे टाइप में हम उसे परिवर्तित करते हैं, यही तो होता है। तो यहाँ पे भी यही होता है, जब दोनों के टेम्परेचर में डिफरेंट होते हैं तो उसमें क्या होता है कि हीट जो है हमेशा जो भी एक मैक्सिमम टेम्परेचर होगा उस मतलब प्रोडक्ट से जो भी लो टेम्परेचर वाला प्रोडक्ट होगा उसकी तरफ चलता है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। हाई टेम्परेचर वाला जो है एनर्जी लो टेम्परेचर वाले की तरफ वो ट्रैवल करेगी, ये चीज़ ध्यान रखना है। और कुछ देर के बाद जब ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहेगा तो ये तब रुक जाएगी जब दोनों ही सेम एक टेम्परेचर पर आ जाएंगे, यानी दोनों सेम टेम्परेचर पे आ गए तो ये प्रोसेस रुक जाता है। तो एग्जैक्टली क्या होता है इस चीज़ पे कि दोनों ही अपने अपने टेम्परेचर पर जब आ जाते हैं तो इसी पर इनका प्रवाह निर्भर करता है। मतलब उनके मान लीजिए इधर हाई है इधर लो है, तो हाई वाला लो की तरफ चलेगा, लो वाला तो हाई की तरफ नहीं चलेगा। तो ये अपने अपने पे तो निर्भर कर रहे हैं कि उसका लो है इसी वजह से वो रिसीव कर रहा है, इसका हाई है टेम्परेचर इसलिए वो गिव कर रहा है। तो ये प्रोसेस की वजह से तो उनके अपने अपने जब टेम्परेचर पर ये डिपेंड करता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर कि उनके अपने अपने तापमान पर ये निर्भर करता है। तो कोई भी दो सिस्टम होंगे, कोई दो यूनिट, उनमें जो भी हीट का ट्रांसफ़र हो रहा होगा उनमें डिपेंड किस पे करेगा, उनके अपने अपने टेम्परेचर पर। तो ये चीज़ यहाँ समझ लेनी है। द नेक्स्ट वन देखते हैं क्वेश्चन की, प्लैंक के अचर में किसकी विमाएँ होती हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग पूछ रहे हैं कि एग्जैक्टली उनकी प्लैंक का जो अचर है, रूल्स है, उसमें एग्जैक्टली जो है था किसकी विमाएँ मौजूद होती हैं। तो रैखिक गति होता है, कोणीय गति होता है, बल होता है, या फिर ऊर्जा होता है। तो प्लैंक का जो अचर में कोणीय गति है, पहले तो ये समझ लें कि उसमें एंगुलर है, वो एंगुलर इसमें होता है, उसमें उसकी विमाएँ होती हैं। लेकिन एग्जैक्टली क्या है कि जो प्लैंक का एक अचर का एनर्जी लॉ है
उसमें फ्रीक्वेंसी जो भी होती है वी बनी, जैसे वी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें एक लॉ बनता है कि H इक्वल्स टू ई अपॉन वी, इस पर डिपेंड करता है। और इसमें H क्या होता है, प्लैंक का अचर होता है, यानी इसका इनवेरिएबल होता है। और उसके बाद E जो इसमें है वो इसमें क्या नाम एनर्जी है, जो भी इसमें हीट मतलब आ रही है एनर्जी रिसीव कर रहा है। और V इसकी वेलोसिटी होती है, जो इसकी आवृत्त होती है जिसे बोलते हैं। तो इसमें एग्जैक्टली क्या होता है कि जितनी भी इसकी विमाएँ होती हैं वो एक रेखीय संवेग होती हैं, जिसमें आघूर्ण अर्थात जिसको हम लोग कोणीय वेग बोलते हैं, कोणीय संवेग यानी एक सर्कुलर में एक्सेलरेशन जिसे कहा जाता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो कोणीय जो संवेग होता है उससे ये चीज़ क्लियर हो जाता है कि वहाँ पर कोणीय गति की ही बात की जाती है। तो ऐसे आप समझ लीजिए कि प्लैंक के जो भी अचर होते हैं उनमें विमाएँ जब भी बात की जाएगी इसकी, तो उसमें एंगुलर एक रिलेशन होता है। तो इस तरह से ऑप्शन इसके लिए बी सही होगा। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं कि एक श्वेत तथा चिकनी सतह, अगर मान लीजिए कोई वाइट कलर का एक प्लेन में जगह है और वो बिल्कुल प्लेन है, चिकनी सतह है, तो वो किस प्रकार की होती है। टेम्परेचर की वो अच्छी अब्जॉर्बर होती है, अच्छा अवशोषक, या फिर अच्छी परावर्तक। ताप यानी जो टेम्परेचर है उसका खराब अवशोषक या अच्छी परावर्तक, या फिर अवशोषक और खराब परावर्तक किस प्रकार की होती है। और उसके अलावा ताप के खराब अवशोषक और खराब परावर्तक। तो बड़ी अच्छी सी चीज़ है कि जब अभी बात पीछे कर रहे थे कि एक जो वाइट कलर का कपड़ा होता है उसकी अगर मान लीजिए इस जो ऊपर का परत है वो चिकना है, अब यहाँ पे कपड़ा ना मान के ऐसे मान लीजिए कि कोई प्लेट, कोई एक मेज़ है या कोई ऐसी कोई जगह है जहाँ पे प्लेन हो पूरा एरिया और वो वाइट कलर का है पूरा, तो वो पूरी तरह से क्या होता है कि एक बहुत ही बैड कंडक्टर होता है। बट कंडक्टर के साथ साथ यहाँ पे रिसीवर की बात कर रहे हैं, अब्जॉर्वर की, तो वो एक बैड अब्जॉर्वर होता है। एग्जैक्टली क्या होता है, वाइट कलर की जो सरफेस होती है वो कभी भी हीट को अब्जॉर्व नहीं करती है, वो रिफ्लेक्ट करती है हमेशा, यानी अब्जॉर्व नहीं करके वो रिफ्लेक्ट करती है। तो वाइट की जब भी बात आएगी तो रिफ्लेक्टर के तौर पे हम उसे मानेंगे, और इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया गया है कि वो खराब अवशोषक होती है, यानी कि वो किसी तरीके से अपने आप में जो है अब्जॉर्व तो करती नहीं एनर्जी को, तो इसलिए वो क्या होता है कि वो एक बेटर जो है रिफ्लेक्टर है, अच्छी रिफ्लेक्टर होने के कारण जो है वाइट कलर के कपड़ों हम लोग पहनते हैं। तो यहाँ पर भी वही कारण पूछा जा रहा है, इसलिए इसमें ऑप्शन बी सही होगा। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं। अभिक्रिया, जब कोई फंक्शन होता है, मान लीजिए कोई रिएक्शन है, तो उसमें जो हीट होती है वो किस पर डिपेंड नहीं होती। जो हीट होती है उस पर, अब किसी भी फंक्शन में तो किस पर निर्भर नहीं करती है। अभिक्रिया के ताप पर, जो मतलब उसका एक रिएक्शन हो रहा है उसके टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करती, या उस पथ पर जिसमें अंतिम उत्पाद प्रोडक्ट प्राप्त किया जाता है इस कंडीशन में, या फिर जो भी उसके अंदर प्रोडक्ट्स यूज किए जा रहे हैं उत्पाद, वो भौतिक स्थिति पर उनके मतलब बाहरी जो परिस्थितियां हैं उनके अकॉर्डिंग होता है, या फिर चाहे जो भी उसमें रिएक्शन हो रही हों स्थिर दाब पर की गई हो या स्थिर आयतन पर, किसी भी एक वॉल्यूम पर की जा रही हो, उस पर डिपेंड करता है। तो एग्जैक्टली क्या होता है, तो जब हम लोग देखिए अभिक्रिया की बात करते हैं, यानी कोई भी रिएक्शन होता है जो, और हीटिंग रिएक्शन एग्जैक्टली है, तो उसमें जो भी टेम्परेचर होता है उसमें जो भी अभिकारक लगाए जाते हैं, इस पर प्रोडक्ट जो होते हैं और जो भी इसके अंदर प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं फिजिकल तौर पे, उनके एक तरीके से प्रेशर पर और उनके अंदर एक जो पहले से मौजूद एक वॉल्यूम होता है उस पर ये डिपेंड करता है। मतलब उनके एक तो प्रेशर पर डिपेंड करेगा, दूसरा उसके अंदर मौजूद वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा। एग्जैक्टली जो अभिक्रिया होती है यानी रिएक्शन जो होता है वो ऊष्मा यानी जो हीट है उसके पथ पर अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है, मतलब उसका प्रोडक्ट जो है प्रोडक्टिविटी जो होती है लास्ट उसके टेम्परेचर पर जो है मिलती है। तो बट यहाँ पर इस पर डिपेंड नहीं करती, तो इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन बी है उसके लिए सही होगा कि उस पथ पर जिसमें अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है। तो एग्जैक्टली जो होता है उस पर प्रोडक्ट जब जिस पे मिल जाता है हमको, उस पर टेम्परेचर पर ये निर्भर करता है। तो जो भी हम लोग मतलब प्रोसेस करते हैं किसी भी चीज़ का रिएक्शन, तो उसकी जो हीट होगी वो इस बात पे डिपेंड नहीं करती है कि उसका प्रोडक्ट हमें क्या मिलने वाला है, बल्कि उसे हमें प्रोडक्ट मिलने से पूर्व कितना हमें हीट देना है ये डिपेंड करता है इस चीज़ पर। तो यहाँ पर इस चीज़ पर निर्भर नहीं करती, इसलिए ऑप्शन बी इसके लिए सही होगा। ठीक है, तो आई होप कि सबको ये चीज़ क्लियर हो रही है। अगर कोई भी क्वेश्चंस है तो आप उसको कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि जो भी पॉइंट्स आपको क्लियर नहीं हुआ है। इसके अलावा DFCCIL के क्वेश्चन पेपर्स को हम लोग कंटिन्यूसली लास्ट तक सारी चीज़ों को कवर अप करेंगे, तो बिल्कुल कोई चीज़ को के लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए कि सारे क्वेश्चन पेपर्स हम लोग सॉल्व करेंगे, हर एक पॉइंट को क्लियर करेंगे और DFCCIL की पूरी प्रिपरेशन करेंगे पोस्ट कोड 33 के लिए। तो जल्दी से सेशन को एक बार फिर से शेयर कर दीजिए सभी के साथ। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दो धातुओं का
सोल्डन, जो सोल्डरन होता है वो किस गुण के कारण संभव होता है। अब सोल्डरन क्या होता है, जिसे हम वेल्डिंग बोलते हैं, तो वेल्डिंग एग्जैक्टली किस कारण से होता है, कौन सी ऐसी वजह होती है, परासरण के कारण, श्यानता के कारण, पृष्ठीय तनाव के कारण, या फिर असंजन के कारण। तो कौन सा ऐसा रीजन होता है कि जिसकी वजह से जो है सोल्डरन होता है। तो एग्जैक्टली होता क्या है कि देखिए, दो जब भी कोई भी धातु होती हैं, कोई भी मेटल हैं, उनको जब सोल्डरिंग के लिए बनाया जाता है तो उनका कोहेशन होता है, जिसको असंजन बोलते हैं हिंदी में। असंजन यानी उनका कोहेशन जो है एक जैसे अगर वो होंगे तभी तो वही पिघलेंगे, अदरवाइज नहीं। मान लीजिए लोहा है, लोहा के साथ हमने जस्ता मिला दिया तो जस्ता तो पिघल जाएगा। कोई एल्युमिनियम वगैरह, और लोहा तो बहुत जल्दी देर में पिघलेगा, उसकी हीटिंग टेम्परेचर उसको अलग चाहिए होता है। तो कई बार ये कारण होते हैं, और इसमें जो इंटरनल उसके जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उस प्रोडक्ट की, उस पर डिपेंड करता है। बट उनका कोहेशन होना ज़रूरी है, यानी असंजन होना ज़रूरी है। लेकिन अब होता क्या है कि जब दोनों को हम लोग जो है इनको जोड़कर उसमें हीट जनरेट करते हैं। अब हीट देखिए, हर एक जो भी मेटल होता है, हर एक मेटल, जैसे लोहा की बात कर रहे हैं, पीतल की बात कर लें, इन सब का हीटिंग टेम्परेचर सबके लिए अलग अलग हीटिंग कैपेसिटी चाहिए होती है। तो यहाँ पर दोनों कब पिघलेंगे, दोनों कब सोल्डरिंग के लिए मतलब कैपेबल होंगे, जब उन दोनों के जो हीटिंग टेम्परेचर है उन दोनों को एक जैसा मिलेगा और दोनों एक बराबर पे होंगे। बट उनके जो जॉइंट हैं उनके बीच में जो है कैपिलरी जो एक कंडीशन बनती है वो होना चाहिए, कैपिलरी प्रॉपर्टी जो होती है वो बननी चाहिए, जिसे केशिकत्व कहा जाता है। तो उसमें जो होता है कि जब केशिकत्व उत्पन्न होता है, यानी कैपिलरीज उत्पन्न होती है, तो उसे एक जब भी कहीं वेल्डिंग की जाती है तो उसके बीच में जो भी थोड़ी सी दराज होती है तो उसमें ये मेल्ट होकर नीचे नीचे पहुंचने लगती है। तो ये प्रोसेस जो होता है एग्जैक्टली असंजन कहलाता है। तो इसी असंजन की वजह से कोई भी सोल्डिंग पॉसिबल हो पाती है। तो ये चीज़ यहाँ पे समझनी है कि कभी भी किसी अगर हम लोग कहीं पे वेल्डिंग की बात कर रहे हैं तो असंजन के कारण ही वो पॉसिबल होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी धातु को पाचन सामग्री के रूप में प्रयोग करने के लिए कौन सी कसौटी अपनाई जाती है, यानी कौन सी तरीका है कि उसको हम लोग धातु को जो है पाचन के तौर पे हम लोग उसको यूज़ करते हैं, किस तरह से ऐसा होता है, कौन सी कसौटी अपनाई जाती है ऐसे करके। तो एग्जैक्टली क्या होता है कि जब कोई टेम्परेचर पर, किसी भी टेम्परेचर पर जब किसी भी एक मेटल को पाचन सामग्री के रूप में उसको यूज किया जाता है तो उसके लिए जो क्या होता है कि उसकी एक जो स्पेशल हीट है, विशिष्ट ऊष्मा, जो विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है हिंदी में, वो ज़रूरत होती है। तो विशिष्ट ऊष्मा की वजह से ही ये पॉसिबल होता है और सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी चीज़ की होती है। ना तो ऊष्मा चालकता की यानी हीट ट्रांसफर की जरूरत नहीं होती, वैद्युत चालकता इलेक्ट्रिसिटी कंडीशन की भी जरूरत नहीं होती है, बट उसमें क्या होती है, सबसे ज़्यादा जरूरत होती है विशिष्ट ऊष्मा की, और जिसके कारण ये पॉसिबल हो पाता है। तो ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 10 के लिए सही होगा। इस तरह से नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं कि भीषण सर्दी में ठंडे देशों में, जब कोई जो ठंडे देश हैं जैसे अमेरिका वगैरह है, या इसके अलावा जो फ्रांस वगैरह में कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ठंड अक्सर करके रहती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा जब ठंडी पड़ने लगती है तो उसमें क्या होता है कि पानी की पाइपें फट जाती हैं। कारण क्या होता है, पानी जमने पर पानी फैलता है, पानी की पाइपों में संकुचन यानी कि श्रिंक होने लगती हैं, या फिर उच्च वायुमंडलीय दाब, बाहर से जो एयर प्रेशर आ रहा है उसकी वजह से, या फिर इसके सारे कारण हो सकते हैं इसके। तो देखिए होता क्या है कि ठंडे देश जो हैं उसमें सर्दी के मौसम में टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस में कम हो जाता है, यानी टेम्परेचर माइनस में पहुंच जाता है। बहुत से कंट्री ऐसे हैं तो जहाँ पे क्या होता है कि वाटर जो है जमने लगता है, पानी जो फ्रीज होने लगता है। और पानी जमने से होता क्या है कि जब भी पानी जमता है तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो एक्सपेंड करता है, बढ़ता चला जाता है। और बढ़ने के कारण ही क्या होता है कि पाइप के अंदर अगर मान लीजिए पानी जम गया तो वो पानी जो जमा है उसका वॉल्यूम पहले तो जो पाइप थी उसके हिसाब से एडजस्ट था, बट जमने की वजह से वो क्या होता है कि टेम्परेचर वो बढ़ा जाता है, बढ़ते ही उसको फाड़ देता पाइप को। कभी आपने देखा हो कि बोतल अगर पानी की फ्रिज के अंदर रख दें फ्रिज में जमने के लिए और पूरा ऊपर तक भर दे पानी टाइट करके, तो आप जब पानी की बोतल को जमने के बाद निकालोगे तो पूरी फूल चुकी होगी, और कई बार हो सकता है ढक्कन वक्कन एकदम तोड़ ताड़ के निकल जाता है बाहर, ऐसे हो जाता है। तो वो होता क्या है कि वॉल्यूम में इंक्रीमेंट हो जाता है, इस वजह से ऐसा होता है। उसे प्रॉपर जगह नहीं मिलती, और प्रॉपर जगह नहीं मिलने की वजह से पानी का जो एक उसका पाइप का जो बाहरी सरफेस होता है उस पर प्रेशर डालेगा तो फट जाएगा। कारण यही होता है फटने का। तो एग्जैक्टली क्या कारण है कि उसमें जमने पर पानी फैलता है। तो जब अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा होता है एक्सपेंड करता है या फिर वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो उसको भी ऑप्शन में टिक करेंगे, लेकिन यहाँ साफ साफ कह दिया है कि पानी फैलता है तो हम इसे ऑप्शन को टिक करेंगे। तो इसके लिए ऑप्शन ए सही होगा।
ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगर भाई वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो सभी के साथ शेयर कर लें और देखते चलें हमारे साथ। ये एक सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपके लिए इतना एक एफर्ट कर रहे हैं, तो आपका भी थोड़ा सा फ़र्ज़ बनता है कि वीडियो को शेयर करते रहें सभी के साथ में, जिससे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगर बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो हमारी आपको मिल सके टाइमली। अभी के टाइम में जो आपकी क्लासेस हैं वो एवरी डे 9 PM पे चल रही हैं। तो जो लोग भी इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, एवरी डे 9 PM पे मैं लाइव रहता हूं, तो आप इस समय मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और एवरी डे हम 25 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके अलावा मैंने कुछ लेक्चर सीरीज़ भी बनाई है, उसके मैं कंटिन्यूसली जो है प्लेलिस्ट बना चुका हूं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको चेक कर सकते हैं। वो क्वेश्चन आपको वहां से देखने को मिल जाएंगे और उन चीज़ों को प्रिपेयर कर लें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ताज़े पानी का हिमांक बिंदु क्या है। उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट एग्जैक्टली होता है वो क्या होता है, जब एक जो है मान लीजिए फ्रेश वाटर है, तो फ्रेश वाटर कोई भी जब होता है तो उसका जो टेम्परेचर जमने के लिए होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कोई भी मतलब फ्रेश वाटर होगा तो उसको 0 डिग्री सेल्सियस तक जो है बर्फ़ बन जाएगी। माइनस में जब पहुंचता है तो वो तो बर्फ़ तो है ही है, बट 0 डिग्री पर वो बर्फ़ बन चुका होगा। इस डिग्री टेम्परेचर पर जो है कहीं भी किसी जगह पर भी बर्फ़ जमने लगता है। तो बेसिकली फ्रेश वाटर के लिए भी यही होता है टेम्परेचर, इसलिए 0 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड जो होगा, इसके लिए ऑप्शन सही। ठीक है। नेक्स्ट वन देखते हैं कि शीतकाल में यानी ठंड के दिनों में हैंडपंप का पानी गर्म होता है। अब आपने देखे होंगे कि जब ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ने लगती है तो नहाने का वैसे किसी का मन नहीं करता। अब उस समय के टाइम में क्या होता है कि जो हैंडपंप के अंदर पानी होता है हल्का सा गुनगुना गुनगुना आता है। कभी नोटिस किया हो आपने तो पता होगा ये। तो कारण क्या होता है उसका कि शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है। उसका कारण क्या है? शीतकाल यानी ठंडी के टाइम में हमारा शरीर ठंडा होता है इसलिए लगता है गर्म, या फिर पृथ्वी के जो अंदर का टेम्परेचर है वो बाहर के जो एक एयर का टेम्परेचर यानी वायुमंडल है, जो एटमॉस्फेयर है, उसके टेम्परेचर से अधिक होता है। मतलब नीचे धरती गर्म होती है, ऊपर ज़्यादा हल्का होता है, ऐसा कुछ है कारण। या फिर इसके अलावा पंपिंग क्रिया, जो मतलब पंपिंग करते पानी जब बाहर निकालते हैं तो उसमें जो घर्षण होता है, ये फ्रिक्शन जो लगातार हो रहा है, उसकी वजह से पानी गर्म हो जाता है, ऐसा कोई कारण है। या फिर उसके अंदर जो पानी मौजूद है जब वो बाहर आता है तो बाहर का जो एक एटमॉस्फेयर है उसमें जो है उसकी जो एनर्जी एक ऊष्मा होती है वो अवशोषण कर लेता है, ऐसा कुछ कारण है। तो इसमें कौन सी चीज़ है? तो ऐसे समझ लीजिए, देखिए होता क्या है एग्जैक्टली कि अर्थ के नीचे जो है टेम्परेचर, ज़मीन के अंदर का जो टेम्परेचर है बाहर जो एयर में टेम्परेचर मौजूद है उससे कम ज़्यादा होता है। ये चीज़ ध्यान रखें। जैसे आप नोटिस करेंगे कि आप कभी अभी कोई कमरा आपका छत पे हो, कभी नोटिस करिए ध्यान से, छत पे हो या नीचे हो कहीं पे भी, जब बाहर ठंड पड़ने लगती है तो कमरे का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, और जब बाहर गर्मी पड़ती है कमरे का टेम्परेचर घटने लगता है। तो ये एक प्रोसेस जो होता है इसी वजह से होता है। तो एक तरफ जो है प्रोसेस बढ़ जाता है, एक तरफ प्रोसेस घट जाता है। तो रीज़न यही है अर्थ के नीचे भी कि जब ज़मीन के नीचे जो है टेम्परेचर वो हाई होता है और एयर का टेम्परेचर वहाँ पे कम होता है, जिसकी वजह से अंदर से जब पानी बाहर आता है फ्रेश वाटर तो हल्का सा गुनगुना महसूस होता है। बट जो बाहर आ जाता है एटमॉस्फेयर में तो उस समय के टाइम में पानी ठंडा हमें लगने लगता है, क्योंकि वो तब बाहर आकर वो पानी जो है वो ठंड को एब्जॉर्ब कर लेता है पूरी तरह से। इस वजह से हमें उस समय के टाइम में ठंडा पानी जो है गर्म पानी ठंडा लगने लगता है बाहर आने के बाद। बट जब ज़मीन के अंदर रहता है तो वो ठंडा बना रहता है। तो कारण क्या है? ऑप्शन बी कि ज़मीन के पृथ्वी के भीतर वायुमंडल का जो तापमान होता है उसका वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, यानी टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इस वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठंडे देशों में जो भी ठंडी जहाँ पे पड़ती है उसमें शीतकाल में ठंडे के दिनों में झीलें जम जाती हैं और नीचे का पानी छोड़कर, तो नीचे जो एक तलहटी का पानी होता है वहाँ पर कितने डिग्री सेल्सियस रहता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर ये पूछा जाता है। कई बार ये भी पूछा जाता है कि तालाब में मछली जो पानी जम जाता है तो उसके नीचे जो मछलियाँ होती हैं वो कहाँ जाती हैं, क्या मर जाती हैं, क्या उसके नीचे रहती है तो क्या होता है उसके साथ में? ये क्वेश्चन भी कई बार इसके पूछा जाता है। तो देखिए होता क्या है कि जब कहीं भी टेम्परेचर गिरता है और पानी अगर पूरा जम जाता है तो ऊपर का जो एक टेम्परेचर सरफेस का वहाँ पे 0 डिग्री पहुँच जाता है। बट जो कहीं पर झील है, मान लीजिए कोई पॉन्ड है, उस तरीके के जो पानी ऊपर का जो एक प्लेस होगा वो तो जम जाएगा, बट जो ज़मीन से टच रहेगा उस पर 4 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लगातार बना रहता है। ज़मीन से जो पानी टच रहता है तो उतना पानी वहाँ नीचे नहीं जमता है, ऊपर ऊपर का जमा होता है कि हवा में टेम्परेचर लो होने के कारण। तो इस वजह से क्या होता है कि उसके अंदर अगर कोई भी बायोस्फीयर है, मछलियाँ वगैरह जैसे कीड़े मकोड़े, वो सब वहाँ ज़िंदा रह लेते हैं उतने टेम्परेचर पे। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड इस पर टेम्परेचर पर वो सब अपने आप को जीवित रख पाते हैं। तो ये बेसिकली यही कारण होता है जिसकी वजह से ऐसा होता है। बट यहाँ पे नीचे का पानी छोड़कर ऊपर का टेम्परेचर पूछा जा रहा है क्यों जम जाती है, तो ऊपर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जम जाता है। लेकिन अगर ये पूछते कि वो नीचे का पानी कितने डिग्री पे रहता है तो वो
4 डिग्री सेल्सियस पर रहता है। ये ऑप्शन इसके लिए सही होगा। तो नेक्स्ट वन इसी तरह से क्वेश्चन देखते हैं कि किलोवाट घंटा एक यूनिट है, किस चीज़ की घंटा है कि किलोवाट घंटा जब इसे लिखा जाता है पर आवर तो ये किस चीज़ के लिए यूनिट होती है। तो किलोवाट घंटा जो है बहुत अच्छा सा एग्जांपल है, क्लास 10th में बहुत पढ़ा हुआ है कि ये एनर्जी का एक जो है यूनिट है। 1 किलोवाट पर आवर इक्वल्स टू 3.6 मेगा जूल होता है, जो पढ़ रखा है। तो उसमें इसको हम लोग जब कन्वर्ट करते हैं तो 1 किलोवाट जो है वो ऊर्जा यानी एनर्जी का एक इकाई है, यानी उसी की यूनिट है, तो ऊर्जा का होता है ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वो टेम्परेचर जिसका पाठ्यांक यानी कि उसका जो एक मार्किंग होता है रीडिंग फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पर सेम रहता है, तो किस टेम्परेचर पर भाई एक रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऐसे कौन से लेवल पे ये पहुंच जाता है जहाँ पर दोनों का टेम्परेचर सिम्टम एक हो जाता है। तो यहाँ पे फ़ारेनहाइट भी पूछा जा रहा है और इसके अलावा एक पर पूछा जा रहा है सेल्सियस पर। तो बहुत अच्छा एग्जांपल इस चीज़ पे समझ लें कि होता क्या एग्जैक्टली कि जब हम लोग किसी चीज़ का टेम्परेचर चेंज करते हैं तो 0 डिग्री की जब बात करेंगे तो -273 फ़ारेनहाइट की बात करेंगे, इस तरह से चेंजेस होते हैं। बट यहाँ तो हम बात कर रहे हैं कि एग्जैक्टली वो कितने पर होता है, कितने डिग्री पर, दोनों इक्वल किस कंडीशन में। तो एग्जैक्टली वो किस कंडीशन पे इक्वल होते हैं उसको समझ लें। होता क्या है कि यहाँ पे जब भी 40 डिग्री को हम लोग मान के चलेंगे, अगर 40 डिग्री किसके का टेम्परेचर है तो उस पर कब होगा, बट ये माइनस का 40 डिग्री मान लें तो माइनस का जो 40 डिग्री है वो दोनों सिंगल एक हो जाएगा। कैसे, कन्वर्जन आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में। कन्वर्जन क्या होता है कि F इक्वल्स टू हम लोग लिखते थे 9/5 इंटू सेल्सियस और प्लस 32 इस तरह से। तो ये 9/5 जो है इसको फिक्स रखते थे और फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए C पुट कर देते, 32 उसमें ऐड कर देते, इसी यही प्रोसेस होता था। तो देखिए कब ये प्रोसेस बराबर होना चाहिए, किस कंडीशन में, तो इस चीज़ को देखें। तो अगर मान लीजिए हमने यहाँ F पुट किया, 9/5 तो अपनी जगह रहा और टेम्परेचर हमने ले लिया माइनस का 40 यानी डिग्री सेल्सियस में है और प्लस 32 कर दिया। तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा कि 32 माइनस 360/5, जब इसको हम चेंजेस करेंगे तो यहाँ पे 366 हो जाएगा, 60 हो जाएगा अपॉन 5। ये आप कैलकुलेट करोगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कितना आ रहा है यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे बचा 5 से 32 मल्टीप्लाई होगा तो बचेगा 160 माइनस का 360 ऊपर था पहले से ही और अपॉन 5। इसको डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 80 और 80 को काटेंगे तो 5 8 4 जा जो है 200 आएगा यहाँ पे ऊपर, और 200 को जो है 5 से काटेंगे तो माइनस का 40 आए क्योंकि ये डिजिट बड़ा है। तो यहाँ पे देखिए माइनस का 40 डिग्री लेकर चले थे और वापस से -40 डिग्री मिल गया। तो जब सेम डिग्री हमें मिलता है तो इसका मतलब ये दोनों यूनिट्स बराबर हैं। तो माइनस के 40 डिग्री पर ही एग्जैक्टली क्या होता है कि ये बराबर होते हैं दोनों। तो 45 डिग्री जो लिखा है यहाँ पे 45 नहीं 45 नहीं बल्कि माइनस का 40 डिग्री होगा। तो ऑप्शन माइनस में दिया होगा तो वही से टिक करेंगे, अदरवाइज़ ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गई इसमें, मुझसे छूट गया है। बट आपको एग्जाम में ये करेक्ट मिलेगा, तो माइनस का 40 डिग्री आपको ऑप्शन में मिलेगा और उसके लिए -40 डिग्री सही होगा। तो देखिए कुछ ऑप्शंस हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप बिल्कुल डिक्टो याद कर सकते हैं, उसका रिजल्ट यही आना इसी तरीके से। तो उन चीज़ों को आप कवर अप करके चलिए कि जिससे DFCCIL का एग्जामिनेशन आपका अच्छा सा हो और आपका सिलेक्शन 100% एक सीट आपके लिए पक्की हो जाए। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं कि रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज किस मेथड पे काम करता है, एग्जैक्टली होता क्या है। कि जो फ्रिज है उसमें जो भी हम लोग खाने का चीज़ें रखते हैं उसमें जो पदार्थ होता है मतलब खाने के प्रोडक्ट्स ख़राब होने से कैसे बचता है भाई। तो इसके न्यून तापमान यानी मिनिमम टेम्परेचर जो है उसमें जीवाणु और जो फफूंदी है यानी बैक्टीरिया और जो उसकी फफूंदी वो निष्क्रिय होते हैं इस वजह से, या फिर न्यून तापमान पर रोगाणु मर जाते हैं, जो उसमें बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं न्यून टेम्परेचर पे, या फिर जो मिनिमम टेम्परेचर होता है उसमें रोगाणु जम जाते हैं। कारण क्या होता है, खाद्य पदार्थों में रोगाणु रहित रहे कर देते हैं, ऐसा कुछ होता है। तो क्या चीज़ समझनी है हमें यहाँ पे, समझना है कि जब रेफ्रिजरेटर जो है एक मिनिमम टेम्परेचर पर उसे ले जाते हैं तो उसमें जो भी बैक्टीरिया होते हैं और जो भी उसमें फफूंदी यानी फंगस होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। और जिसके कारण से क्या होता है उसके अंदर जो फूड प्रोडक्ट रखा है वो ज़्यादा टाइम तक के लिए रह पाता है। एग्जैक्टली होता क्या टेम्परेचर 3 डिग्री से लेके 5 डिग्री सेल्सियस, और इसे अगर फ़ारेनहाइट में करें तो 37 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 41 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में अगर उसे टेम्परेचर को हम सेट करके रखते हैं तो फूड ज़्यादा टाइम तक रुक जाता है। तो एग्जैक्टली कारण क्या होगा कि इसके न्यूनतम तापमान पर जीवाणु और फफूंदी जो है निष्क्रिय हो जाते हैं। पॉइंट समझिएगा, निष्क्रिय। इस वजह से फूड जो है ज़्यादा टाइम तक फ्रिज में रुक पाता है, एक इसका सबसे बड़ा कारण ये है। आई होप कि चीज़ें क्लियर हैं सभी को। तो अगर क्लियर हो रही तो एक बार जल्दी से कमेंट्स करके सभी लोग बताइए और क्वेश्चन जो है आपके सामने आता है तो देखिए जब तक मैं उसको रीड करूं तब तक कोशिश कीजिए कि आप उसका आंसर करने की। अगर आप आंसर करेंगे तो इससे आपको अपनी प्रिपरेशन के बारे में भी पता चलेगा कि कितना आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है।
द नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं कि आपेक्षित आर्द्रता, आपेक्षिक आर्द्रता जो होती है किस रूप में व्यक्त किया जाता है। तो आपेक्षित आर्द्रता क्या होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो जो मौसम में थोड़ा सा एक नमी पाया जाता है, तो एग्जैक्टली क्या होता है कि जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है उसे हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ग्राम में, किलोग्राम में, प्रतिशत में या फिर अनुपात में। तो एग्जैक्टली किस चीज़ में हम करते हैं, तो होता क्या है कि जब कोई कहीं पे भी एक फ़िक्स मान लीजिए टेम्परेचर है और उसमें एक फ़िक्स वॉल्यूम है, कोई भी एरिया है, कमरा जैसे मान लीजिए एक रूम है आपका, और उसमें जो एयर आ रही है उसमें मैक्सिमम जितनी भी ह्यूमिडिटी होगी उसमें क्या कैपेसिटी है उस रूम की कि वो कितना मैक्सिमम जो है ह्यूमिडिटी को एक्सेप्ट कर सकता है, कितनी ज़्यादा। भाई बहुत ज़्यादा नहीं होगी, एक लिमिट होगी उसकी, जो लिमिट होगी उसमें जो लिमिट होने के कारण ये चीज़ें होंगी, तो उसमें रियलिटी में और जितना उसने रियलिटी मतलब जितना वो मैक्सिमम कर सकता है और उस समय के टाइम में, पर्टिकुलर टाइम जिस समय हम जज कर रहे हैं चीज़ को, उस समय कितना है, इन दोनों के बीच में हमेशा रेशियो को चेक किया जाता है, उसी को हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो इसे क्या होता है, जनरली हम लोग हमेशा इसे प्रतिशत में व्यक्त करते हैं, यानी परसेंटेज में हम लोग इसको दिखाते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट वन इसी तरह से क्वेश्चन देखते हैं कि न्यून तापमान यानी मिनिमम जो टेम्परेचर है पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। अधिक चालकता का, अतिचालकता, या जूल केल्विन का प्रभाव, या ताप विद्युत का प्रभाव, या फिर रुद्धोष्म चुंबकन का। तो एग्जैक्टली हम लोग किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, तो एक प्रोसेस होता है एडवोकेट डीमैग्नेटाइजेशन प्रोसेस, जिसे हम लोग रुद्धोष्म विचुंबकन विधि कहते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जो एक 0 डिग्री टेम्परेचर पर जब हम इसको देखते हैं 0 डिग्री टेम्परेचर पर, तो इसमें जो उसका एक डायरेक्शन होता है वो बेसिकली इम्पॉर्टेंट होता है। 0 डिग्री टेम्परेचर पर जब इसे पहुंचा देंगे, परम शून्य जिसे ताप कहा जाता है, इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो भी विशिष्ट पदार्थ होते हैं, स्पेशल प्रोडक्ट जिसमें जो यूज कर देते हैं, तो उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक एक एरिया बनता है वो हट जाता है, हटा लेते हैं। तो उसमें जब हटा लेते हैं तो उसका टेम्परेचर कम होने लगता है, जिसके कारण से ये प्रोसेस होता है। तो रुद्धोष्म विचुंबकन के प्रोसेस की वजह से ऐसा होता है। देखिए ये टॉपिक जो है बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाला है, तो जो इसकी थ्योरी क्लासेस हैं, इससे पहले अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो उसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो उन चीज़ों को भी आप क्लियर करेंगे तो आपको पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अभी हम लोग क्वेश्चन पेपर के थ्रू चीज़ों को समझ रहे हैं, क्योंकि एक एक क्वेश्चन पेपर को कवर करेंगे तभी 120 क्वेश्चन के लिए जितने भी इसके टॉपिक्स हैं सबको टच कर पाएंगे। अभी 24 क्वेश्चन जो है इनमें पूछे जाने हैं आपको DFCCIL में जनरल नॉलेज से, तो उस चीज़ों को हम लोग क्वेश्चन के थ्रू कंपेयर करेंगे और चीज़ों को डिटेल में समझेंगे कि हमें क्या आंसर एग्जामिनेशन में करना है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में एक्सपेक्टेड है कि पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे मैंने कलेक्शन किया है, तो इसलिए इनको ज़रूर प्रिपेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शीतल होगा यहाँ पे, शीतल की जो दर होती है, रेशियो उसका जो होता है, किस चीज़ पे डिपेंड करता है, उसकी जो प्रोसेस होती है। कोई भी प्रोडक्ट है उसकी बॉडी पे या फिर उसके आसपास जो भी मौजूद टेम्परेचर चीज़ें मौजूद हैं उसके टेम्परेचर के डिफरेंट में, या फिर ये सभी कारण हैं जो ऊपर से और नीचे दो दिए हैं, या फिर कोई भी विकिरण यानी कि उसका रेडिएशन होता है जो एक स्किन पर, या विविकिरण होता है, और विविकारी या फिर विकिरण किस कारण से होता है ये चीज़ें। तो एग्जैक्टली जो एक प्रोसेस है न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग, न्यूटन लॉ है क्या कि न्यूटन लॉ कहता है कूलिंग का एक लॉ, कि जिसमें किसी भी एक यूनिट, एक एरिया है, कोई भी एक फिक्स एरिया है, उसमें जब किसी भी प्रोडक्ट को, कोई भी एक धातु रखा जाए, मान लीजिए बॉडी हो, उसमें जब उसे ठंडा किया जाता है तो उसका जो भी रेशियो होता है पर यूनिट ठंडे होने के प्रोसेस, तो आसपास जो उसका टेम्परेचर के आसपास जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर जो मौजूद प्रोडक्ट हैं उनके टेम्परेचर के ये हमेशा जो है कोरिलेशन में होता है, तो उनके हमेशा एक रिलेटिव में रहता ही है। तो जिसकी वजह से टेम्परेचर बाहर वाली चीज़ों का और अंदर वाली चीज़ों का टेम्परेचर जब बराबर होता है तो ये इक्वल में आ जाते हैं। तो इसकी जो शीतलिंग की यानी कूलिंग की प्रोसेस होती है वो एग्जैक्टली बाहर वाली आसपास की चीज़ों के टेम्परेचर और इसके अंदर वाली मौजूद चीज़ों के टेम्परेचर के अंदर के टेम्परेचर पर निर्भर करता है। आप इसे ऐसे समझ लो कि क्रिया की प्रतिक्रिया हर वस्तु की होती है। तो जब अंदर गर्मी होगी, बाहर ठंडी, तभी इसमें ट्रांसफरिंग होगा हीट का। मान लीजिए कि अगर कोई भी एटमॉस्फेयर है, एक लोहे का टुकड़ा रखा है, एक एग्जांपल के तौर पे समझिए कि इसका 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और बाहर हवा में भी 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, कोई ट्रांसफ़र नहीं होगा। अब थोड़ा दूसरे तरीके समझिए कि जो अंदर प्रोडक्ट रखा है
ये 4 डिग्री सेल्सियस का है और बाहर जो है गर्मी पड़ रही है 40 डिग्री सेल्सियस की, तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पे लगभग ठंडा ठंडा होगा। तो बट ऐसा नहीं हो सकता ना कि बाहर 4 डिग्री टेम्परेचर अगर मौजूद है 40 डिग्री सेल्सियस का, तो वो इसको इफेक्ट नहीं करेगा, तुरंत हीट ट्रांसफ़र करना शुरू कर देगा, इसकी जो एक कूलिंग होगी प्रोसेस वो कम करना शुरू कर देगा। तो जब इनके टेम्परेचर में डिफरेंट होता है तभी ये प्रोसेस जन्म लेता है। तो इसमें ऑप्शन सी जो ऑप्शन ए इसके लिए सही होगा कि जो उसका बॉडी है उसके आसपास जो चीज़ें मौजूद हैं उसमें टेम्परेचर में अगर चेंज होगा तभी ये पॉसिबल है। तो शीतल की दर जो होती है इसकी प्रोसेस किस पर डिपेंड करती है, हमेशा आसपास की जो प्रोडक्ट होते हैं उनके टेम्परेचर पर। तो आई होप कि चीज़ें क्लियर हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि थर्म किसका यूनिट है। एग्जैक्टली थर्म नहीं, इसको थम बोलते हैं, THM करके थम। ये जो है एक ऊष्मीय ऊर्जा जिसको हम लोग हीटिंग एनर्जी बोलते हैं, उसके लिए ये SI जो एक यूनिट होती है उससे अलग यूनिट है, मतलब SI यूनिट ये नहीं है। और ये SI यूनिट नहीं है तो ये किसकी यूनिट होती है, ये BTU के बराबर होती है। BTU जो होती है ब्रिटिश थर्मल यूनिट जिसे बोलते हैं हम लोग, तो ये 1 लाख ब्रिटिश थर्मल यूनिट के इक्वल होती है। इस वजह से यहाँ पे उसका तो ये नहीं है, बट थर्म पूछा जा रहा है किसका यूनिट है, तो थर्म एग्जैक्टली जो है यहाँ पे ऊष्मा का होता है, यानी हीट का होता है। तो हीट में ही इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो नेक्स्ट वन इसी तरह से क्वेश्चन देखते हैं कि जल का क्वथनांक उच्च तुंगता पर किस कारण से घट जाता है। तो जब हाई टेम्परेचर होता है, हाई लेवल पर पहुंचते हैं तो किस वजह से घट जाता है, मतलब यहाँ पे क्वथनांक उबलने का जो प्रोसेस होता है जब हाई लेवल पे पहुंचते हैं, मान लीजिए पहाड़ी इलाके पे चले गए तो वहाँ पे कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, कारण क्या है? तो वहाँ पे होता है इसलिए कि जो एयर प्रेशर है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, वायुमंडलीय दाब जो है वो निम्न हो जाता है, इस वजह से ऐसा होता है। तो आपने सुना होगा कि पहाड़ी इलाकों पे खाना देर से पकता है, तो रीज़न यही है कि वहाँ पे जो एयर प्रेशर है वो कम हो जाने के कारण वहाँ पर खाना देर में पक पाता है। तो ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं कि जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोया जाता है तो वह समान में पानी को विस्थापित कर देता है। एग्जैक्टली क्या होता है ऐसा? तो जब मान लीजिए कोई पाषाण यानी पत्थर को हम पानी के अंदर डालें तो पानी के अंदर पत्थर डूब जाएगा, लेकिन होगा क्या, पानी के अंदर जितना बड़ा पत्थर जा रहा है क्या वो अपने साइज़ के बराबर वहाँ जो पानी है जो उसका वॉल्यूम है उसको हटा देगा वहाँ से, या फिर वहाँ से सोख लेगा, क्या करेगा? तो जब किसी पत्थर को अंदर डुबोया जाता है तो होता क्या कि वो अपने ही बराबर साइज़ के जो वाटर होता है उसके वॉल्यूम को वहाँ से जो है डिस्प्लेस कर देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है, जिसकी वजह से वो अपनी जगह घेर पाता है। तो हर एक को अपनी जगह अपनी बनानी होती है, तो एग्जैक्टली वो जो वॉल्यूम पर वर्क करता है, वजन कम नहीं करता और ना ही उसका जो डेंसिटी कम करता है, वो अपनी वैसी ही रहती हैं, बट अपनी जगह पर वो उतने एरिया का पानी को जो है डिस्प्लेट कर देता है, जिसकी वजह से ऐसा पॉसिबल हो पाता है। तो एग्जैक्टली इसमें ऑप्शन डी सही होगा, आयतन यानी कि वॉल्यूम पर डिपेंड करता है ये चीज़। नेक्स्ट देखते हैं कि जल का घनत्व यानी डेंसिटी जो है 1G/cc है बिल्कुल सही। किस चीज़ के लिए बिल्कुल सही है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर एग्जैक्टली होता है ये। तो किस पर होता है? तो एग्जैक्टली ऐसे समझ लें कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये घनत्व मापा जाता है कि 1G/cc को 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। रीज़न क्या है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो पानी का एक वॉल्यूम है वो मिनिमम और उसकी जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। इस वजह से ऐसा होता है कि इसके घनत्व को हम लोग इसी पर मापते हैं। तो एग्जैक्टली 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। क्लियर है? आई थिंक कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं, और इसके आगे की जो सीरीज़ें हैं वो आपको देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में उसका एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप प्लेलिस्ट से भी जाकर आपको पीछे अगर वीडियो नहीं देखें वो देख लें, और इसके आगे जो भी पॉइंट्स हैं उस चीज़ों को आपको भी क्लियर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं। तो जो बादल हवा में दिखाई देते हैं हमें किस कारण से, उनमें हवा में तैर रहे होते हैं इस वजह से, या कोई और वजह होती, क्या कारण होता है कि मतलब उन्हें हवा उड़ाते ले जाती है, तो उड़ाते अगर ले जाते तो बादल से छोटे तो हम लोग होते हैं, हम लोग क्यों नहीं उड़ते? तो कौन सा रीज़न है उसके पीछे? मिनिमम प्रेशर होने की वजह से, मिनिमम डेंसिटी की वजह से, मिनिमम जो है उसमें श्यानता यानी जो एक सरफेस टेंशन होती है उसकी वजह से, या उसका टेम्परेचर, किसकी वजह से, कारण क्या होता है? तो बादल जब भी पानी या बर्फ़ के ऊपर के जो नन्हे नन्हे छोटे छोटे कण होते हैं उनसे मिलकर बनता है। कोई भी बादल की जब बात करते हैं, पानी या बर्फ़ के बहुत महीन महीन जो पॉइंट्स होते हैं उनके, और ये छोटे छोटे जो कण होते हैं यानी पार्टिकल्स होते हैं, इनका जो डेंसिटी होता है वो बहुत कम होता है, और डेंसिटी कम होने की वजह से ही ये हवा में उड़ने लगते हैं। देखिए होता क्या प्रोसेस कि एग्जैक्टली कमरे में कोई चीज़ ऊपर की तरफ अगर जा रही है तो इसका मतलब क्या है कि उसकी डेंसिटी कम है। अभी आप धुआं देखते हैं, धुआं ऊपर की तरफ जाता है, उसकी डेंसिटी कम होती है इसलिए धुआं ऊपर की तरफ जाता है। अगर मान लीजिए वो नीचे की तरफ आता है तो उसकी डेंसिटी हाई है। ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं यहाँ पे, रीज़न यही है बादल के पीछे भी
कि जिसकी वजह से वो हवा में ऊपर के लिए तैरता है। तो एग्जैक्टली इसके लिए ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि उसमें मिनिमम डेंसिटी होती है, इस वजह से बादल हवा में तैरता है। तो बेसिकली इसका यही कारण है हवा में तैरने का। तो आज के ये 25 क्वेश्चंस थे जो DFCCIL जूनियर एग्जीक्यूटिव BD को पोस्ट कोड 33 के लिए इंपॉर्टेंट थे, और अदर पोस्ट कोड के लिए भी यही सिलेबस है। तो कंटिन्यूसली आप इसके साथ जुड़े रहें, आगे तक हम सारी प्रिपरेशन को करेंगे इस ऐसे ही। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग आशुतोष सर चैनल।